Hi, welcome to Deep Learning from Scratch and also welcome to the YouTube channel of Fahad Hussain. Previous sessions तक हमने supervised learning algorithms को एंड किया डीप लर्निंग के अंदर, जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पढ़ चुके हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पढ़ा हमने, जहाँ पर हमने थ्योरेटिकली भी जाना और प्रैक्टिकली भी करके देखा। और लास्ट सेशन तक हमने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के हवाले से प्रैक्टिकली देखा तीन डिफरेंट डेटा सेट के प्रॉब्लम्स को कि थ्योरेटिकली रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या है और हम उसे प्रैक्टिकली किस तरह से LSTM के अंदर इसके जरिए से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉम दिस सेशन हम अनसुपरवाइज लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। तो जो अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास एल्गोरिथम्स होंगे वो तीन हैं, यानी सबसे पहले हम सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप पढ़ेंगे जो कि इस सेशन के अंदर है। देन उसके बाद हम बोल्ट्जमैन मशीन की तरफ जाएंगे एंड फाइनली हम ऑटो इनकोडर को भी पढ़ेंगे। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप क्या है, किस तरह से वर्क करता है, ये तमाम चीजें हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जितनी भी प्रीवियसली सेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो यूट्यूब पे मेरे पास मौजूद है, मेरे चैनल पे मौजूद है। फहद हुसैन CS के जरिए से आप मुझे सर्च कर मेरे प्लेलिस्ट पर आ सकते हैं। ये मेरे चैनल का लोगो है, इस पर क्लिक करने के बाद आप मेरे प्लेलिस्ट पर आएंगे और तमाम वीडियो से फैसिलिटेट हो सकते हैं, जो कि मैं ऑनवर्ड आगे सेंड करता या फिर अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा जो भी स्लाइड या फिर कोड सेशन होता है, आप गूगल पर आकर फहद हुसैन CS के जरिए से मुझे सर्च कर सकते हैं। ये मेरा ब्लॉग है fahadhusaincs.blogspot.com। आप इस पे आने के बाद एक सेपरेट प्लेलिस्ट है हमारे पास डीप लर्निंग के नाम से। इस पे क्लिक करने के बाद वो तमाम चीजें जो कि स्लाइड फॉर्म पर या कोड फॉर्म पर मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ वो यहाँ पर अपलोड हुए हुए। आप उस पर क्लिक करने के बाद इजिली डाउनलोड करके उससे काम कर सकते हैं। गूगल पे जाने के बाद अगर आप सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप को सर्च करें और उसके इमेजेस पर आएं तो आपको ये डिफरेंट इमेजेस लिखती हैं। और जब आप इन इमेजेस को देखते हैं तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि एक्चुअली सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप क्या है और ये क्यों अनसुपरवाइज लर्निंग है और ये क्या कर रहा होता है। तो इस सेशन के अंदर ये तमाम चीजें सीखेंगे कि एक्चुअली सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप क्यों हमारे पास अनसुपरवाइज डीप लर्निंग के अंदर मौजूद है और ये किस तरह से वर्किंग करता है। बैक टू द स्लाइड। सो एज वी नो, अनसुपरवाइज लर्निंग हम ऐसे लर्निंग पार्ट को कहते हैं मशीन लर्निंग के अंदर जहां पर हमारे पास जो डेटा सेट होता है वो अनलेबल्ड होता है। यही वजह है कि हम अनसुपरवाइज के अंदर क्लस्टरिंग को फॉर्म करते हैं, यानी हमारे पास लेबल्ड फॉर्म पे डेटा नहीं होता। हम इन एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल करते हुए उन्हें लेबल्ड कर रहे होते हैं, यानी उनको क्लासेस असाइन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम इस इमेज को डिस्कस करते हैं जो इस वक्त स्लाइड पर मौजूद है और सबसे फेमस इमेज है जब भी सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप का नाम आता है, जिसको हम कोहेन सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप भी कहते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट था उसका नाम कोहेन सेल्फ के नाम से था। तो अगर आप इस इमेज पे देखो तो यहाँ पर आपको एक बात बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आती है कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जिसको x1 x2 या फिर इसी तरह xn तक जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो यहाँ पे चीजें मौजूद हैं, ये डिफरेंट डायमेंशन पर हो सकती हैं। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैपिंग का मतलब ये है कि आपके पास जो मल्टी डायमेंशन पर डेटा मौजूद है आप उसको रिड्यूस करते हो, यानी उसके डायमेंशन को रिड्यूस करते हो और उसके बाद आप उस 3D या फिर ND प्रॉब्लम को 2 डायमेंशन पे कन्वर्ट कर देते हो। तो अगर आप इस इमेज को मजीद देखो तो इसके पास जितने भी मल्टीपल्स हमारे पास वेरिएबल्स थे, इन तमाम की एक स्ट्रेंथ है जो कि इस 2D ग्राफ के अंदर आ रही है, फ्रॉम डार्कर टू लाइटर कलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप को हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो हमारे पास मल्टी डायमेंशन डेटा मौजूद है हम उसे रिड्यूस कर 2D में कन्वर्ट कर सकें। इसकी अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं, यानी हम इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें से सबसे फेमस जो हमारे पास स्नैप है, जैसे कि मैंने गूगल करके भी आपको दिखाया, तो उसमें आप देखोगे जिसके अंदर जो हमारे पास पूरे वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज को हम डिफरेंट पैरामीटर्स के बिहाफ पर प्लॉट करके यहाँ पर दिखा रहे हैं और इस बात को शो करना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके अंदर जो गुर्बत का रेशो है वो बहुत कम है, या फिर वो कौन सी कंट्री है जिसके अंदर जो गुर्बत है, ठीक है, उसका रेशो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर जो लाइटर कलर है, फॉर एग्जांपल मैं अगर अप से डाउन की तरफ आता रहूं तो इस तरफ जो हमारे पास कलर मौजूद है डार्कर, वो इस बात को शो कर रहा है कि यहां पर जो गुर्बत है वो काफी ज्यादा है, जबकि जो ऊपर स्टेट कंट्रीज मौजूद हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जापान है और इटली है, फ्रांस है, ठीक है, इस तरह की जो कंट्रीज हैं वो इस वक्त स्टेबल कंडीशन पे मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस तरह से मल्टी डायमेंशन डेटा को, जाहिर सी बात है कि जो हमारे इस डेटा के बिहाफ पर, जिस डेटा के बिहाफ पर ये विजुअलाइजेशन हुई है, उसके बाद जो उसमें जो इंडिपेंडेंट डेटा की क्वांटिटी होगी वो यकीनी तौर पे ज्यादा होगी। ठीक है ना, उस इंडिपेंडेंट डेटा में ये देखा जाएगा कि वहां पर एजुकेशन यानी लिटरेसी रेट क्या है, पॉपुलेशन रेट क्या है, एंड XYZ डिफरेंट तरह के डायमेंशन होंगे उसके अंदर। तो यकीनी तौर पे उस मल्टीपल्स डेटा को विजुअलाइज करना इम्पॉसिबल सा वर्क है। जैसे कि स्टार्टिंग पे जिक्र किया, तो हम सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप को इस्तेमाल ही इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उस मल्टीपल डायमेंशन डेटा को 2D में प्लॉट करके दिखा सकें, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये कैसे प्लॉट हुआ, ये सारी चीजें हम इस सेशन पे अभी सीखने जा रहे हैं।
जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप क्या है और किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस स्लाइड के अंदर उसी चीज को मजीद बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि स्लाइड पे बताया जा रहा है कि ए सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप विच मींस SOM और अ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन फीचर मैप इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क that is trained using unsupervised learning to produce a low dimension, typically 2 dimension, यानी कि हम रिड्यूस करके 2 डायमेंशन तक ले आते हैं। और ये इस बात को शो कर रहा होता है कि जिस तरह से वो डिस्क्रीट्स हुए रिप्रेजेंटेशन पर, तो इनपुट स्पेस उसका ट्रेनिंग सैंपल पे आया, जिस चीज को हम क्या कह रहे हैं, मैप कह रहे हैं। एंड देयरफॉर अ मेथड टू डू अ डायमेंशनैलिटी रिडक्शन self organization map differ from other artificial neural network as they apply competitive learning as opposed to error correction learning such as back propagation with gradient descent, and in a sense they are use a neighborhood function to preserve topological properties of an input space. मेजरली इसका जो इस्तेमाल है वो डायमेंशन रिडक्शन के लिए, जहां पर हम फीचर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं इसके अंदर जिसके बेस पर हम इसको विजुलाइज करवा सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आती है जो कि क्लस्टर की है। नेक्स्ट सेशन पे मैं क्लस्टर को बताऊंगा कि क्लस्टर क्या है और किस तरह से वो चीज प्रोड्यूस हो रही होती है मशीन लर्निंग के अंदर। ऑल्दो इसके हवाले से तफसीलन बात हो चुकी है मशीन लर्निंग के ट्यूटोरियल सेशन पे भी, जो मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, जहां पर मैंने डिफरेंट टाइप के क्लस्टर को डिस्कस किया हुआ है। लेकिन नेक्स्ट सेशन पे उसको भी मैं बता दूंगा इसी प्लेलिस्ट में डीप लर्निंग के वो चीजें क्या हैं और किस तरह से काम करती हैं। तो सबसे पहले हम सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप को देखते हैं कि ये किस तरह से सिंपल तौर पे विजुलाइज होती है। तो इस वक्त जो राइट हैंड पे मेरे पास इमेज मौजूद है, अगर आप इसको बगौर देखो तो ये वो पार्ट है हमारा जो हमारे इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे कहा भी जा रहा है कि विजिबल इनपुट नोड। विजिबल इनपुट नोड से मुराद ये है कि इस वक्त जो इमेज के फॉर्म पर यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी 3 क्वांटिटी है। तो अगर वो 3 है तो हमारे पास आउटपुट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा क्यों है, यानी वो 9 क्यों है। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए और इसकी क्रिटिकल सेशन को यानी जो विजुलाइज होते वक्त ये क्रिटिकल है, इस चीज को अगर मैं बहुत बेहतर तरीके से समझाना चाहूं तो वो इस तरह से प्लॉट हो सकता है। इस तरह से प्लॉट करने से हमें फायदा ये होगा कि हमें एक एक पॉइंट समझ में आएगा कि हमारे पास ये जो डायमेंशन है विजिबल आउटपुट नोड पे, इसकी क्वांटिटी क्यों ज्यादा है और ये किस तरह से वर्क करता है। तो सिंपली मैं कह सकता हूं कि इस वक्त SOM का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही आसान है एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या फिर कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 2 ही लेयर्स हैं, एक विजिबल इनपुट नोड है और एक हमारा विजिबल आउटपुट नोड है। तो इस वक्त जो विजिबल आउटपुट नोड है उसके अंदर क्वांटिटी ज्यादा क्यों है, इस चीज को समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और उस प्रॉब्लम पे देखते हैं कि हमारे पास जो डेटा सेट है उस पे 3 एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, और इसके बिहाफ पर हमें रिड्यूस डायमेंशन करना है और इसको कन्वर्ट करके जो भी इसके रिजल्ट आएंगे उसको विजुलाइज करवाना है 2D में। तो इस पर क्वांटिटी वेरी हो सकती है, जो भी आप अपने आउटपुट नोट्स पर चाहते हैं आप इसको 9 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, व्हाटएवर जितनी क्वांटिटी चाहें इसको कर सकते हैं। लेकिन इसकी वर्किंग किस तरह से होगी, यानी ये विजुलाइज किस तरह से करेगा, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम अपने 3 डेटा सेट को इस चीज पर लेकर जाते हैं, यानी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। यानी जो हमारा इनपुट पार्ट था जो वेक्टर के फॉर्म पर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, वो उन तमाम की स्पेसिफिक जो वैल्यूज हैं वो इंडिकेट करके हमारे फर्स्ट आउटपुट नोड पर जाएगी और हर एक नोड्स का एक स्पेसिफिक वेट होगा जो यहां से ट्रांसफर करके लेकर जाएगा। एज लाइक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क या फिर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, हम जानते हैं कि वहां पर जो वेट की वैल्यूज हुआ करती थी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x1 और x2 x3 से मल्टीप्लाई होने के बाद ऐड होती थी, और ऐड होने के बाद हमारे पास जो भी आउटपुट नोड या फिर हिडन नोड होते थे वहां पर हम मल्टीपल एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल करते थे। ऑल्दो वो एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो सिग्मॉइड हो, रीलो, व्हाटएवर, लेकिन उससे हटकर यानी उसके बरक्स यहाँ पर SOM का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसान है। यहाँ पर कोई सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप पर कोई एक्टिवेशन फंक्शन का काम नहीं है, बल्कि जो भी वेट तुम यहाँ पर असाइन कर रहे हो इटसेल्फ ये वेट इस नोड के लिए इसी का अपना कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। तो जो चीज मैंने प्रीवियस स्लाइड पे दिखाई थी वही चीज मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूं कि जो विजिबल नोड हमारे पास इनपुट थे इसकी जो भी आपने वेट असाइन की है, जिसको हम 1,1 और इसी तरह सेकंड पे मैंने इसको कह दिया 1,2 और तीसरे को हमने कह दिया 1,3। तो इससे मुराद ये है कि आउटपुट नोड ये 1 है, जबकि ये इनपुट के अंदर हमारे पास 1, 2 और 3
एलिमेंट है, ऑल्दो ये एलिमेंट 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके तमाम नोड्स जो कि यहाँ पर वेट के फॉर्म पर मौजूद हैं, ये वेट खुद इस आउटपुट नोड के लिए इसका क्या बन जाएगा, करैक्टरिस्टिक बन जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर मेंशन किए गए। सिमिलरली x2 के लिए ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, x3 के लिए ऑपरेशन फॉर्म होगा, 5, 6 एंड सो ऑन, जितने भी आपने इस वक्त विजिबल आउटपुट नोट लिए हैं उनके लिए ये चीज प्लॉट हो जाएगी। प्लॉट होने के बाद उसके बाद आपने क्या करने की जरूरत होती है, उसके बाद आप इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं जो कि यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है, जिसके जरिए से हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। और यहाँ पर xi रिप्रेजेंट कर रहा है इस वैल्यू को, जो कि यहाँ पर जो भी वट जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, जबकि ये हमारा वेट है जो हमने यहाँ पर x1, 1, x1, 2 और x1, 3 के लिए लिया, यानी x1 माइनस w11, x2 माइनस w12 एंड x3 माइनस 1, 3, इन तमाम को हम इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद सम करेंगे। सम करने के बाद आप यहाँ पर वैल्यू देख रहे हो कि 1.2 है, तो जितनी भी आपकी वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट 1 के नियर आएगी। इसकी वजह ये है कि हम सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप के अंदर जब अपने एल्गोरिथम को ट्रेन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम अपने डेटा सेट को सबसे पहले नॉर्मलाइज या स्टैंडर्डाइजेशन, जो कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टैंडर्डाइजेशन का या नॉर्मलाइजेशन का, जिसके जरिए से हमारी वैल्यू नॉर्मलाइज फॉर्म पर आ जाती है। यही वजह है कि जो भी वैल्यूज हमारी आ रही होगी तो नियर टू 1 रहेगी। तो सिमिलरली जिस तरह हमने नोड 1 के लिए ये काम किया है, इसी तरह हम नोड 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए एंड सो ऑन, ये तमाम नोड्स के लिए डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वाज़ेह है अभी मैं जितना भी स्टेप यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ वो तमाम स्टेप्स हमारे इस डेटा सेट के, जो कि मैंने ओरिजिनली यहाँ पर दिखाया था, वो रॉ नंबर 1 के लिए, ठीक है ना, यानी रॉ नंबर 1 के अंदर फॉर एग्जांपल वैल्यू लिखी हुई थी 0.9, ये नॉर्मलाइज के बाद बात कर रहा हूँ, इसी तरह 0.3, ठीक है, इसी तरह 0.5। तो इस रॉ के लिए जो स्टेप रिक्वायर्ड हैं वो तमाम स्टेप्स मैं इस वक्त विजुलाइज करके आपको दिखा रहा हूं। जिस तरह से ये रॉ नंबर 1 के लिए विजुलाइज हो रहा है, सो ऑन जितने भी नंबर ऑफ रॉज होंगे उस पर ये सेम स्ट्रैटेजी ऑनवर्ड चलती रहेगी। लिहाजा ये तमाम फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी, और ये जब तमाम वैल्यू रॉ नंबर 1 के लिए विजुलाइज होने के बाद आ जाएगी तो अब यहाँ पर कंपटीशन की जरूरत होती है या पेश आती है, जिस चीज को हम इस तरह से करते हैं कि जिसका डिस्टेंस सबसे लोअर होता है हम उस पॉइंट को यहां से गेट कर लेते हैं। तो इस वक्त जो आउटपुट नोड्स में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो डिस्टेंस आई है वो नोड नंबर 3 पर सबसे स्मॉल आई है। लिहाजा इस स्मॉल वैल्यू को मैं कह सकता हूं कि ये बेस्ट मैचिंग यूनिट है, जिसको हम BMU कहते हैं। लिहाजा इस चीज को अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन मैप के अंदर लेकर आऊं और एक मैप ड्रॉ करूं और उसके अंदर इस यूनिट को विजुलाइज करने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस तरह से हो सकता है। तो ये मैप ऑल्दो काफी लार्ज है, लेकिन अपनी बात को समझाने के लिए मैंने इस मैप को यहाँ पे इसका सहारा लिया ताकि हमें बात समझ में आए। और इस वक्त जो ग्रीन कलर है वो इसी यूनिट को जाहिर कर रहा है जो कि 0.4 के साथ यहाँ पर विजुलाइज हुआ है। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि सबसे पहले जहां पर आपके पास ये बेस्ट BMU है यानी बेस्ट मैचिंग यूनिट है, यहां से आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि इसका रेडियस होगा, और जो भी इस रेडियस के अंदर वैल्यूज आ रही होंगी उसके अंदर जितने भी नोड्स हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन एंड सो ऑन, जितने भी हैं उन तमाम की वैल्यूज अपडेट होगी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ दिस ग्रीन कलर। जो नोड इस नोड के करीब मौजूद हैं वो ज्यादा बेहतर अपडेट होंगे, यानी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। इसी तरह इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन, यानी बेस्ट यूनिट के नजदीक जितनी भी नोड्स होंगे वो ज्यादा अपडेट होंगे, जो उससे जितने दूर होंगे वो कम होंगे, और इसी तरह से सो ऑन ये चीज चलती रहेगी। सिमिलरली जिस तरह से मैंने यहाँ पर रॉ नंबर 1 के लिए ये तमाम स्ट्रैटेजी अप्लाई की, इसी तरह रॉ नंबर 2, 3, 4, 5, 6 व्हाटएवर जितने भी नोड्स हैं वो अप्लाई करते हैं। तो अपनी बात को मजीद बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं अज्यूम करता हूं कि एक और नोड्स पे हमारे पास एक बेस्ट यूनिट आता है, और वो बेस्ट यूनिट, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, कुछ येलो, कुछ यहां पर आता है, ठीक है ना, तो मैंने इसको येलो कर दिया। तो अब जिस तरह से सर्कल यहां पर हमने ड्रॉ किया एक, तो इसी तरह से एक सर्कल मैंने यहां पर इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब होगा क्या, क्यों आप देख रहे हो कि दो सर्कल्स जो हैं ओवरलैप हो चुके हैं एक दूसरे पर, यानी उन दोनों का एक रिलेशन बन रहा है। इस रिलेशन के बिहाफ पर जब मैं वेट को अपडेट कर रहा हूंगा तो जो डेटा इस सर्कल के अंदर आ रहा है या फिर इसके बाहर है वो इन दोनों से डिस्टेंस को काउंट करेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वेट
को यानी इस नोड के वेट को अपडेट करने की बात करता हूँ, जिसका रिलेशन इस येलो के साथ भी है या फिर इस ग्रीन के साथ भी, जो कि क्लस्टरिंग के कॉन्सेप्ट पे आता है। अब यहाँ पर बात ये देखी जाएगी कि कौन सा जो नोड है वो इस बेस्ट यूनिट के करीब है या इसके करीब है। जो इसके ज्यादा करीब होगा उसका कलर इस पे ज्यादा हावी होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं इस नोड की, ठीक है, इस नोड पर आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट हमारे पास जो डिस्टेंस है वो येलो का कम है लेकिन ग्रीन का थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसका जो कलर अपडेट होगा, क्योंकि हम मैपिंग पे बात कर रहे हैं इस वक्त, तो ये येलो टाइप पर इसमें ग्रीन शेड्स भी आने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस पे जो शेडिंग एरिया है ग्रीन का वो भी अफेक्टेड होगा और साथ ही साथ ये भी होगा। इसी तरह से जो एरिया इन दोनों सर्कल के अंदर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये एरिया, ठीक है, मैं थोड़ा जूम करता हूं, दिस वन, ठीक है ना, अगर आप इससे गौर करो, ठीक है, इसी तरह दिस वन और ये, तो इस पे जो कलर्स होंगे वो दोनों एक दूसरे पर क्या होंगे, ओवरलैप होते रहेंगे। जिसकी स्ट्रेंथ विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस ज्यादा होगी वो कलर उस सर्कल पर या उस नोड पर ज्यादा हावी होगा। बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी मल्टीपल नोड्स पर चलती चली जाएगी। इसी तरह से मैं एज्यूम करता हूं कि एक और बेस्ट यूनिट आते हैं हमारे पास, और मैं ब्लैक ले लेता हूं, ठीक है, यहां पर, ठीक है, कुछ सर्कल इसका इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह एक नोड हमारे पास फॉर एग्जांपल यहां पर आ गया, मैं एक नोड इस तरह से बना रहा हूं, ठीक है। ऑल्दो ये जो स्ट्रेट लाइन ले रहा हूं सिर्फ मैं अपने सर्कल ड्रॉ करने के लिए ले रहा हूं क्योंकि मैं माउस यूज कर रहा हूं, ठीक है। ऑल्दो इसका कोई खास रिलेशन नहीं, इसके साथ मैं सिर्फ रेडियस प्लॉट करने के लिए दिखा रहा हूं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप अज्यूम कर लो एक डिफरेंट कलर्स के साथ यहां पर हो गया, तो एक सर्कल ये बन गई एंड सो ऑन। वाज़ेह है कि जो सर्कल्स हैं यानी जो मैं रेडियस क्रिएट कर रहा हूं वो इतने स्मॉल नहीं होते बल्कि इसकी रेंज काफी बड़ी होती है। यही वजह है कि कोई भी ऐसा एरिया नहीं होगा यहाँ पर जो खाली रह जाए। फॉर एग्जांपल ये इस वक्त बच रहा है या ये एरिया बच रहा है या फिर ये एरिया बच रहा है, ऐसा नहीं होता। वो तमाम एरिया जो मैप पे होंगे वो सर्कल के अंदर कवर होते हैं। यही वजह है कि फाइनली जो भी आउटपुट आपके पास विजुअलाइज होकर आ रहा होता है उसके अंदर कोई ना कोई शेड्स उस मैप के अंदर मौजूद होते हैं। अब बारी यह आती है कि जब ये बार बार अपने आप को अपडेट करता रहेगा, यानी वन एपक चला ट्रेनिंग स्टेज पर, ठीक है। एपक क्या होता है वो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, तो प्रीवियस सेशंस का देखना बहुत जरूरी है। तो जब इस पे हर एक ट्रेनिंग स्टेज से गुजरता रहेगा तो इसका जो रेडियस है, रेडियस का साइज जो है वो श्रिंक होने लगेगा, ठीक है। इस चीज को मैं बेहतर विजुअलाइज कर, श्रिंक से क्या मुराद है, वेटेड अपडेट हो चुके हैं वन एपक पर। अब ये जो सर्कल है वो कुछ यूं हो गया, ठीक है, फिर सेकंड पे यूं हो गया, थर्ड पर यूं हो गया एंड एट लास्ट वो इस चीज को इंडिकेट करना लगेगा। इसी तरह से ये मजीद ट्रेन हुआ, मजीद ट्रेन, मजीद एंड सो ऑन। इसी तरह से डिफरेंट एपक्स पर आप देखोगे कि जो आपका सर्कल है यानी जो रेडियस है वो श्रिंक होता जाएगा और क्लोज से क्लोज होता जाएगा, और जो सबसे क्लोज एरिया होगा वो सबसे डार्क होगा जो कि एक सेपरेट एरिया को क्लासिफाई कर रहा होगा। तो एट लास्ट मैं कह सकता हूं कि जब ये तमाम स्टेप्स आपके विजुअलाइजेशन मैप पर अप्लाई होते रहेंगे तो हम बिल्कुल उसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे कि जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग पर डिस्कस किया था, जहां पर मैं ये बता रहा था कि इस मैप के अंदर अगर आप देखें तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि डिफरेंट जो अलार्मिंग स्टेट कंट्री हैं जहां पर गुर्बत का रेशो ज्यादा है उस चीज को विजुअलाइज करके दिखाया जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये जो एरिया है इसको बगौर देखो तो इसके अंदर कुछ शेड जो है वो इस कलर का भी है और साथ ही साथ इस कलर का भी है। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने स्लाइड्स पर सर्कल ड्रॉ करके दिखाए हैं, जो कि ओवरलैप अपने डिस्टेंस के साथ हो रहा है। कुछ ऐसे कलर हैं जो बहुत डार्क हैं, ठीक है, और कुछ उससे मैच हो रहे हैं कहीं पे जाकर। इसी तरह आप यहाँ देख लो तो यहाँ अगर बगौर देखो तो कुछ शेड्स ये भी मैच हो रहे हैं, ये भी हो रहे हैं, ये भी हो रहे हैं। इसी तरह दिस कलर देखो अगर आप बगौर, तो इसके अंदर कुछ शेड इसके भी आ रहे हैं, इसके भी आ रहे हैं एंड सो ऑन। जितने भी शेड्स हैं वो किस तरह से प्लॉट हो रहे हैं वो तमाम चीजें मैंने आपको दिखाई। और एट लास्ट फाइनली हमारे पास विजुअलाइज होने के बाद जो मैप है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप जिसको हम सॉम कह रहे होते हैं, वो डिफरेंट डायमेंशन को रिड्यूस करते हुआ 2D में प्लॉट होकर हमें दिखने लगता है, जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है। होपफुली आपको तमाम बातें क्लियर होंगी कि किस तरह से सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप काम करता है, डिफरेंट ड्रॉस की वैल्यूज को लेकर किस तरह से वो शॉर्टेस्ट नोट को तलाश करता है और उसके बाद उसे बेस्ट यूनिट मैचिंग यूनिट क्यों कहा जा रहा है, और उसके बिहाफ पर एक सर्कल ड्रॉ होने के बाद वो अपडेट कर रहा है वैल्यूज को, और जो उसके नजदीक हैं वो डार्कर से डार्कर होते जा रहे हैं, जो उससे दूर हैं वो लाइट टू लाइट होते चले जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन पॉइंट्स में से एक पॉइंट बिल्कुल यही है जो कि मैंने मैचिंग के हवाले से आपको बताई कि जब जो एरिया हमारा बेस्ट मैचिंग यूनिट है उसमें पूरा जो मैप है हमारा
ये मैप को इंडिकेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द विकिपीडिया। ये मैप अपने आप को क्या कर रहा है, उस एरिया के अंदर क्लोज कर रहा है अपने आप को, ठीक है। जैसे कि तुम यहां पर देख रहे थे कि ये पूरा एरिया इसके अंदर क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, क्योंकि ये बार बार जितने एपेक्स चल रहे हैं ये अपने सर्कल को क्या कर रहा है, छोटा करता जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि सेकंड स्टेप पे हमारा जो मैप है वो मजीद कोलैप्स हुआ, ठीक है, थोड़ा सा क्लोज होने लगा और एट लास्ट आके बिल्कुल उसी एरिया में यानी उस कलर के अंदर अपने आप को मैप कर लिया उसने, जो मैप हम स्टार्टिंग से चाह रहे थे। मजीद बेहतर तरीके से विजुअलाइज अगर आप नीचे वाली इमेज को देखो जिफ पे, तो इसके अंदर यही दिखाया जा रहा है कि 3 हमारे पास डिफरेंट बेस्ट मैचिंग यूनिट है और पूरा मैप अपने आप को क्या कर रहा है, उनकी तरफ क्लोज करके अपने आप को लेता जा रहा है, जिस तरह से मैंने यहां पर विजुअलाइज करके आपको दिखाया था। कुछ मजीद इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें से सबसे पहली चीज सॉम के बारे में बताई जा रही है कि टोपोलॉजिकल इनपुट सेट है, जिसमें हमारे पास जो है वो एक नेटवर्क की तरह बिल्ड हो रहा है, टोपोलॉजी बन रही है उस चीज की। इसी तरह से सॉम रिवील कोरिलेशन दैट आर नॉट इजिली आइडेंटिफाई, ये एक कोरिलेशन के साथ चीजें चल रही होती हैं जो इतना आसान नहीं है, लेकिन अनसुपरवाइज के जरिए से ये काम हमारे लिए आसान हुआ। और ये क्लासिफाइड डेटा है विदाउट सुपरविजन, यानी अनसुपरवाइज के जरिए हम क्या कर रहे हैं, इसको क्लासिफाई कर रहे हैं अपने डेटा सेट को, क्योंकि हमने स्टार्टिंग पे जिक्र किया कि अनसुपरवाइज लर्निंग है। नो टारगेट वेक्टर, नो बैक प्रोपेगेशन, कोई बैक प्रोपेगेशन का इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है कि अपने वेट की वैल्यू को ये बैक जा रहा है और उसके बाद कर रहा है, ठीक है। सारी चीजें हमने देखा लाइन स्टेप बाय स्टेप की इसकी वर्किंग किस तरह से हो रही है, और कोई भी आउटपुट के साथ जो है नोड का इसका कोई कनेक्शन नहीं है कि पहले वाले आउटपुट का कोई पहले प्रीवियस वाले इनपुट या फिर आउटपुट के साथ रिलेशन है, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है। तो ये इट्स ऑल अबाउट दी सॉम ऑर्गेनाइजेशन मैप की, ये क्या है, किस तरह से वर्क करता है। होपफुली आपको तमाम बातें क्लियर होंगी कि साल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप किस तरह से वर्क करता है और क्या इसके बेसिक लॉजिक है। नेक्स्ट सेशन पर हम क्लस्टरिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि जो हम डिस्टेंस फाइंड यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने येलो और ग्रीन के दरमियान आपको करके दिखाया, तो ये क्लस्टर के जरिए से ही पॉसिबल है। और साथ ही साथ हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कुछ एडवांस लेवल ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप भी देखेंगे और वहां पर समझेंगे कि प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ किस जगह पर पॉसिबल है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि अप टू डेट रहें आपके नेक्स्ट सेशन पर क्या होने वाला है, किस तरह से। कोई एडिशनल सजेशन है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।